नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मणिपुर हिंसा पर पिछले 3 दिनों से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो चल रही थी, आज शाम पूरी हो गई। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के बाद मतदान हुआ, यानी यूँ कहें कि ध्वनि मत से प्रस्ताव जो अविश्वास का था वो सदन में गिर गया। वोटिंग की नौबत आई नहीं क्योंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था, यानी इंडिया का वाले गठबंधन ने वॉकआउट कर दिया था प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ने क्या उन जो सवालों के जवाब दे दिए जो विपक्ष पूछ रहा था? क्या मणिपुर को और देश को वो जवाब मिल गए जो उसे प्रधानमंत्री से चाहिए? ये बहुत 3 बड़े सवाल हैं जो विपक्ष ने पूछे थे। मणिपुर में हिंसा के 100 दिन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री अब तक वहां क्यों नहीं गए? ये बड़ा सवाल। क्या इसकी का कोई रोड मैप, इसकी कोई घोषणा, क्या प्रधानमंत्री के जो आज जवाब था उनका लोकसभा में, क्या उसमें कुछ मिला? पीएम को मणिपुर पर बोलने के लिए 80 दिन क्यों लगे? क्या इसका कोई जवाब मिला? और तीसरा, पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया? क्या इसका जवाब मिला? प्रधानमंत्री से कम नहीं मिला। लेकिन अमित शाह ने कल सदन में चर्चा करते हुए लगभग 2-2.25 घंटे इन लगभग बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और इन तीनों सवालों का जवाब भी कल उन्होंने दे दिया था। इससे साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलने वाले इस पर नहीं है। आज वैसा ही हुआ, जब उन्होंने लगभग 5 बजे उन्होंने संबोधन शुरू किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संपूर्ण विपक्ष सदन में मौजूद था। कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए जिसके कारण कुछ अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसी एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि जहां राजा अंधा होता है, नेत्रहीन होता है, वहां वस्त्रहरण होता है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा किया, बवाल किया, और संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई। और जब ये सदन आज समापन सदन का हुआ, आज के दिन का, अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के साथ लोकसभा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, वो देर शाम गिर गया, और इसी के साथ लोकसभा एडजर्न भी हो गई कल 11 बजे तक के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें क्या वो सारी बातें आ गई? क्या ये बहुत बड़े सवाल थे। क्या जो मणिपुर की बेटियां या देश की बेटियां उनसे अपेक्षा कर रही थी महिला सुरक्षा के नाम पर, जिस तरीके से संसद सत्र शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले नंगी परेड का, कुकी महिलाओं को नंगा घुमाने, उनके कुंभलांगों से खेलने और एक तरीके से उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, गैंग रेप करने का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद से पूरा विश्व स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है। और बेटियां इस देश की, कम से कम बार बार विपक्ष यही कह रहा था, इंडिया वाला गठबंधन यही कह रहा था कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। और पहले दिन से ही विपक्ष ने सदन इसलिए नहीं चलने दिया कि प्रधानमंत्री आए, पहले मणिपुर पर बोले। और जब इसके में बात नहीं बनी, कोई बीच का रास्ता नहीं निकला, नियम और अनुच्छेदों का जिक्र दोनों तरफ से होता रहा, सदन नहीं चला, बीच बीच में कुछ काम हुए भी, कुछ बिल पास भी हुए, लेकिन उसमें विपक्ष शामिल नहीं था। इसके बाद विपक्ष को प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, विपक्ष ने पेश करना पड़ा। और आज उसकी जो इसके अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की बात थी, जैसे ही आज प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए सदन में पहुंचे लोकसभा में, तो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता, संसदीय दल के नेता, उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत ये होती है कि प्रधानमंत्री को हम खींच लाए सदन में। उन्होंने इस बात को कहा भी, लेकिन वाद प्रतिवाद और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ ऐसे अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल भी दोनों तरफ से किया गया, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने गंभीर चिंता जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने कार्रवाई की मांग की अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव पर।
पूरे सदन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वीरेंद्र सिंह का भी व्यवहार लगभग उसी कोटि का था जिस कोटि के का व्यवहार जिसके कारण सस्पेंड किया गया अधीर रंजन को। उन्होंने सदन से माफी मांग ली, उन्हें माफ कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम रहा। लेकिन हमारा जो आज का विषय है कि इस घटनाक्रम के पीछे आज प्रधानमंत्री को सदन में बोलने के लिए आना था और दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के राजघाट पर इस देश में न्याय मांग रही महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाली थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी क्योंकि प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने के लिए विपक्ष बार बार कह रहा था। और इसी दरमियान यौन शोषण का मामला जो कि अब एक तरीके से नेपथ्य में चला गया है महिला पहलवानों के, उसको लेकर भी ये महिला पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को एक बार फिर से संसद के भीतर तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन महिला पहलवान इससे पहले पहुंचती कि संसद में मसला ये आता, उनको कहीं ना कहीं वहां पहुंचने नहीं दिया गया। अब तक कोई खबर नहीं है कि उन्हें पुलिस ने रोका, किसने रोका, खुद रुक गई, क्या हुआ। लेकिन राजघाट को पूरी तरह पुलिस ने सील कर दिया ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए। ये दो तस्वीरें हैं मणिपुर पर प्रधानमंत्री के भाषण से या उनके अभिभाषण से या उनके संबोधन से क्या कुछ मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को आशा बंधी है, ढांढस बंधा है। ये नॉर्थ ईस्ट और देश के लोग तय करेंगे। सभी ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना है, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट इसलिए किया कि तकरीबन 1.25 घंटे तक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार इस पर ही बोलते रहे। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। शुरुआती 1.25 घंटे प्रधानमंत्री, उसमें 1.25 घंटे तक कांग्रेस ने कहाँ किया, उसकी स्थापना कैसे हुई, वो विदेशी पार्टी है, उन्होंने झंडा चुरा लिया, उन्होंने चुनाव चिन्ह चुरा लिया, अब उन्होंने इंडिया को भी चुरा लिया है, इंडिया का नाम चुरा लिया। इस पर कांग्रेस की निंदा, आलोचना, उसे घेर घेर कर एक तरीके से मारने में लगभग 1.25 घंटे लगे। और आधे घंटे में जो शेष विपक्ष है, इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, उनको इस बात का संकेत और संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, ये भी बताने की कोशिश की कि जो आप कांग्रेस के पीछे हैं, वो कांग्रेस अब आधे भारत में कम से कम 30-40 साल से जीतती नहीं है। वो एक तरीके से जीतना भूल गई है, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। दक्षिण के उन दलों को, उत्तर पूर्व के उन लोगों को, या उड़ीसा जैसे जगह का, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बहुत सारी जगह, तमिलनाडु, केरल, यहाँ तक के लोगों को, विपक्षी दलों को ये संदेश देने की कोशिश की कि जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं, जिस पार्टी के साथ आप पीछे हैं, वो 30-40 सालों से जीत ही नहीं रही। उन्होंने कई उदाहरण ऐसे भी दिए कि कहीं 1962 से, कहीं 1968 से कांग्रेस नहीं जीती। इस तरह की बातें, शुरुआती 1.25 घंटे विशुद्ध पॉलिटिकल बातें हुई, न महंगाई का जिक्र, न कहीं बेरोजगारी का जिक्र, न मणिपुर का जिक्र। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष पर और कांग्रेस पर प्रहार करते रहे। और जब मणिपुर पर बोलने आए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के एक फैसले, जैसा कि उन्होंने कल अमित शाह के भाषण, जो अमित शाह ने 2.25 घंटे तक जवाब दिया, उसी पर एक तरीके से मोहर लगा दी और कहा कि बहुत सारी बातों का बहुत अच्छे ढंग से अमित शाह ने समाधान किया है, जवाब दिया है उनके सहयोगी ने। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोर्ट का एक आदेश, इतना कह के प्रधानमंत्री चुप हो गए और उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं कोर्ट। इसके बाद कुछ नहीं बोले। उनका इशारा पूरी तरीके से वही था जो अमित शाह का था। और उन्होंने एक और संदेश दिया कि आप तो जानते ही हैं कोर्ट। इसके पीछे भी एक कोई मंशा और मंतव्य जरूर रही होगी। बड़े ज्ञानी पुरुष हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत गूढ़ बातें भी कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज मंथन में यही कि क्या मणिपुर को वो सांत्वना मिली क्या, और क्या विपक्ष की भूमिका ठीक थी कि जब चर्चा का वक्त आया तो वो भाग खड़ा हुआ सदन से।
अब सीधे बिना किसी भूमिका के प्रधानमंत्री को सुनवा देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से विपक्ष और इंडिया गठबंधन पर भिगो भिगो कर प्रहार किए। मतलब कुल मिलाकर कैसे कोई कसर नहीं छोड़ी, जबरदस्त। जैसा कि उन्होंने कहा था ना कि चौके छक्के मारेंगे, तो उन्होंने छक्के ही छक्के मारे। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक एक करके उनके लफ्जों में उन्होंने कांग्रेस के पाप गिनाए। बार बार पूछा कि भाई ये सब जो कुकृत्य होता रहा, मणिपुर में उग्रवादियों की सरकार चलती रही, वो तब सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। महात्मा गांधी का अपमान हुआ, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। नेताजी का अपमान हुआ, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। पूरी तरीके से उन्होंने यहां तक कह दिया कि गांधी नाम भी चुरा लिया है। प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस था उनके आज संबोधन का, वो फोकस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार था, और गांधी परिवार पर कुछ ज़्यादा ही आज वो मेहरबान नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो मौजूदा गांधियों की पीढ़ी है, उन्होंने महात्मा गांधी से गांधी नाम चुरा लिया, देश का झंडा चुरा लिया, तिरंगा के लोग इस पर वो हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं अब ऐसा होने वाला नहीं है, चोरी के नाम से, चोरी के काम से होने वाला कुछ नहीं है। वो सबसे इस पर रिएक्ट करते रहे थे कि विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्यों रख लिया। वो कह रहे हैं इंडिया नाम रख लेने से आप देशभक्त नहीं हो जाएंगे। ये बड़े सवाल प्रधानमंत्री ने कहे, और यहाँ तक कि कह दिया कि यूपीए का क्रियाकर्म बंगलौर में हो गया। पूरे गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को खटारा गाड़ी, खटारा मशीन, ढही हुई बिल्डिंग, प्लास्टर, पता नहीं बहुत सारे उपमाओं से उन्होंने नवाजा। लेकिन सबसे बड़े 2-3-4 जो सवाल हैं उन पर भी हम आएंगे, लेकिन वो दिल्ली का दृश्य दिखा देते हैं जो महिला पहलवानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। देश पूछेगा ये सवाल कि आखिर जब संसद चल रही थी, महिला पहलवानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी गई? क्योंकि वो तो यौन शोषण का शिकार हैं, शिकायत कर रही। मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उससे थोड़ा ही कम स्थितियां
आप पहलवानों के साथ घटना हुआ, उनके साथ में यौन शोषण हुआ, उनके साथ में बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन आज वो कुछ कहना चाहती थी ताकि मणिपुर के मुद्दे के साथ उनका ये मुद्दा संसद में हो, लेकिन उनका मुद्दा उठ नहीं पाया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस मसले पर अपने विचार रखे हैं। हमारे इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा, जब उन्हें सूचना मिली कि इस तरीका से वहाँ राजघाट को सील कर दिया गया है, महिला पहलवानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाएगी, तो वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। वो जरा देखिए। इस समय मैं राजघाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर विनेश और साक्षी मलिक दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी जद्दोजहद लगाकर वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों विनेश और साक्षी को रास्ते में ही डिटेन कर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है और इसके अलावा राजघाट के इलाके में हजारों दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान तैनात कर इस तरीके की बैरिकेडिंग कर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोलना है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था, महिलाओं के शोषण का मुद्दा था। अगर ये कॉन्फ्रेंस होती तो सीधा आरोप कहीं ना कहीं फिर सरकार पर लगते, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया हो। इसके अलावा मैं बता दूं, राजघाट, जंतर मंतर और लाल किले के आसपास के एरिया में दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाकर किसी के भी आने पर रोक लगा दी है। देखने वाली बात है कि साक्षी और विनेश अगली कॉन्फ्रेंस कब और कहां पर करते हैं। मैं परवेश शर्मा, के न्यूज इंडिया। यूनियन WCD मिनिस्टर बहुत गुस्से में है, पर मुझे समझ नहीं आता ये गुस्सा कहां जाता है जब उनके सिर्फ 2 रो पीछे बृजभूषण सिंह नाम का एक आदमी बैठता है। इस आदमी ने 5 से ज्यादा रेसलर्स के साथ, ओलंपियन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा है, कमरों में बुलाया है, कमर पे हाथ रखा है, छाती पे हाथ रखा है। तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता जब मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाता है, मोलेस्टेशन किया जाता है, उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, तब इन्हें गुस्सा नहीं आता। इनको गुस्सा नहीं आता कि हर दिन देश के किसी ना किसी कोने से इतनी डराने वाली रेप की घटना सामने आती है, तब यूनियन WCD मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना चाहिए, पर गुस्सा मुद्दों पे आना चाहिए और उसके बाद एक्शन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे बेटी बचेगी और ऐसे बेटी पड़ेगी। स्वाति मालीवाल ने बहुत मूलभूत सवाल उठाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भाई आप मणिपुर पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, वो सवाल सही उठा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह महिला मामलों के मंत्री के पीछे बैठते हैं, राजनीति है। लेकिन जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज वास्तव में क्या मिला, क्या मणिपुर को वो सांत्वना मिल गई, क्या वो क्या भरोसा मिल गया, क्या ये बड़ा सवाल है। जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री को आना था बोलने के लिए, यानी कि जब पहले तो शुरुआती 1.25 घंटे वो कांग्रेस और विपक्ष की निंदा, आलोचना और उन्होंने क्या किया, उनकी सरकारों में क्या किया, नेहरू ने क्या किया, गांधी ने कैसे अपना नाम चुरा लिया, चोरी की पार्टी चल रही है, बहुत सारी बातें इस तरह की उन्होंने की। और इस पर कम से कम इस पूरे मसले पर 1.25 घंटे का वक्त लगा। तो विपक्ष ने बार बार कहा कि मणिपुर पर आओ, और जब मणिपुर पर वो नहीं आए तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी सदन से बाहर चले गए। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। संपूर्ण विपक्ष वॉकआउट कर गया और विपक्ष की अनुपस्थिति में एक तरीके से ध्वनि मत से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इसे सरकार को विश्वास मत मिल गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी घोषणा कर दी और अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करके उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई। ये पूरा प्रकरण है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम को, जहां तक ये पूरे भाषण में, प्रधानमंत्री के भाषण को अगर मैं देखूं तो मैं इसे 3 खंडों में बांटूंगा। पहले खंड में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि अगले 1000 साल तक की व्यवस्था हम कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और ये विपक्ष उस पर रोड़े अटका रहा है। दूसरा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने एक तरीके से
उस पार्टी के अतीत को गिनाया कि ये एक विदेशी ने इसकी स्थापना की थी, कैसे झंडा चुराया, कैसे नाम चुराया, कैसे चुनाव चिन्ह चुराया और अब इंडिया नाम भी उन्होंने चुरा लिया, ये बातें कही। और अतीत की वस्तु बनती जा रही है, ये बताने की कोशिश की है प्रधानमंत्री। कांग्रेस एक अतीत की वस्तु बनती जा रही है, वो जीतने वाली पार्टी नहीं है, बहुत सारी राज्यों में वर्षों से नहीं वो जीती है। तो अन्य दलों को भी संदेश उन्होंने दिया, संकेत दिया कि आप इस पार्टी के पीछे क्यों खड़े हैं। गठबंधन को घमंडिया कहा, क्विट इंडिया कहा, और उन्होंने कहा कि जो 2 आई हैं इनके INDIA में, उसमें एक आई सबका है और एक आई कांग्रेस का, उसके अभिमान का है, उसके घमंड का है। दूसरी तरफ अगर इस पूरे विश्लेषण को देखें तो तैयारी बहुत अच्छी थी प्रधानमंत्री की, और कल जो अमित शाह भी बोले, 1-2 अवसरों पर भटकने के बजाय उन्होंने दोनों नेता बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। और जिस तरीके से विपक्ष के हाथ एक बेहतरीन मौका लगा था मणिपुर को लेकर कि वो मणिपुर पर कम से कम प्रधानमंत्री को घेर कर उसी के इर्द गिर्द रखते और कम से कम प्रधानमंत्री को मजबूर करते कि वो मणिपुर पर इतिहास के बजाय जो भूगोल है आज का उस पर वो बात करते, लेकिन ऐसा विपक्ष करने में सक्षम नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो पाया और मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसा परसेप्शन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि मैदान छोड़ गए। वो कह रहे कि भाई वो सुनने के लिए हैं, वो सुनाने के लिए हैं, लेकिन सुनते वक्त वो भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी एक कविता के माध्यम से कि रण छोड़कर वो भाग जाते हैं, लेकिन नाम उनका रणवीर है। राहुल गांधी को इशारों में कहा कि उनका भाग्योदय अभी तक नहीं हुआ, 13 बार ऐसे प्रयास किए गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या विपक्ष के वो जो सवाल हैं क्या उनका जवाब मिल गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो तीसरा खंड जिसको हम समझ पाए हैं, पहला खंड है कि एक परसेप्शन, दूसरा खंड है कांग्रेस और उसके सहयोगियों को संदेश देना, तीसरा अच्छी तैयारी, अच्छे उससे उन्होंने एक तरीके जिस ट्रैप में विपक्ष ने उन्हें फंसाया था सरकार को, उस ट्रैप से नरेंद्र मोदी एक महायोद्धा की तरह अपनी पार्टी और सरकार को निकाल ले गए। विपक्ष की तैयारी जिस तरीके से कंटेंट पे फोकस करके, राहुल गांधी से बहुत अपेक्षाएं थी कि वो बहुत कंटेंट के साथ में बोलते, लेकिन वो भावनाओं में उनका भाषण ज़्यादा रहा। वो कंटेंट को उतनी तरीके से बिंदुवार अगर रखते, सेट करते, भले ही उनका भाषण 37 मिनट का था, लेकिन उसमें कंटेंट का अभाव था। इसी तरीके से बाकी जो नेता हैं वो घेर नहीं पाए। एक रणनीति संपूर्ण विपक्ष में ये नहीं दिखी कि भाई जो कांग्रेस के अलावा जिन नेताओं को मौका मिलेगा वो किन किन बिंदुओं पर कैसे कैसे सरकार को घेरेंगे, कैसे वो बोलेंगे। लेकिन जो सरकारी पार्टी है या सरकार की जिस पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं को ये पता था कि जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे निशिकांत दुबे को पता था कि उनको क्या बोलना है। राज्यवर्धन सिंह राठौर को पता था कि क्या बोलना है, उनको राजस्थान बोलना है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के सांसद को पता था कि उनको छत्तीसगढ़ के बारे में बोलना है। सबको बोलने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई थी कि आपको कैसे कैसे कहां कांग्रेस और उसकी सरकारों को घेरना है, और किसी को नहीं बोला, सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों को घेरना है। तो एक बेहतर रणनीति दिखी। हालांकि जो वक्ता थे, अब 1-2 लोगों को छोड़ के ज़्यादातर ऐसा लगा कि रैलियों में बोलने वाले वक्ता हैं, जो पार्लियामेंटेरियन वाली छवि नहीं दिखी। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोग मौजूद थे, मुझे नहीं लगता वो बोले होंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार मेहमान जुड़ेंगे और उनसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे मेहमानों का परिचय। हमारे साथ नवनीता तिर्की, प्रदेश महिला कांग्रेस के सचिव हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ी है। नवनीता, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सादिक पासा, कर्नाटक से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े हैं, आपका ये बहुत स्वागत। थोड़ी देर में बाकी और मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका परिचय हम कराएंगे। शुरुआत मैं सादिक पासा से करूंगा। सादिक पासा जी, आज सदन में, लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने वॉकआउट किया और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से विपक्ष को धोया, कुल मिलाकर जो पूरे गठबंधन को एक एक करके उन्होंने लगभग 1.25 घंटे तक केवल उनका भाषण फोकस रहा विपक्ष पर।
इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि जो मणिपुर के ज्वलंत सवाल थे उनका क्या जवाब मिला प्रधानमंत्री की जानिब से या गृह मंत्री की जानिब से या सदन के माध्यम से? अनम्यूट करिए सादिक पासा जी। जी, कांग्रेस के जब हमारे मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो खामोशी इख्तियार कर रहे थे, काम कर रहे थे। आपके जो बीजेपी के जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने तरक्की की, देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं भाई। जी 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 जी, देश के प्रधानमंत्री जी, यानी कि इनकी तरक्की क्या है? बोलने में, बोल वो ये कहावत है कि एक मोटे लफ्जों में बोलते हैं, बोल बच्चन बोलकर। ये बोलने में इनकी कामयाबी है, बोलने में ये सफलता पा रहे हैं, बस काम करने में नहीं। हमारे देश का एक हिस्सा मणिपुर तकरीबन 3 महीने से वो जल रहा है, लाशें गिर रहे हैं, कितने औरतों के इज्जत लूटी जा रही है, घरें जल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करके भाई लड़ के खत्म हो रहे हैं, उन पर फिक्र नहीं है इन्हें। ये सिर्फ ये हमारे जो प्रधानमंत्री जो है, सिर्फ फॉरेन के सादिक पासा, मेरा फोकस सवाल है, मैं बहुत दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मेरा फोकस सवाल आपसे ये है कि जो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया कांग्रेस पार्टी और जो उनका इंडिया वाले गठबंधन लेकर आए थे, क्या जिसके लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे कि मणिपुर के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री की जानिब से मिलेगा, क्या वो जवाब मिला? क्या मणिपुर आश्वस्त हो गया? क्या देश आश्वस्त हो गया? क्या देश की बेटियां आश्वस्त हो गई? ये सीधे फोकस, इसका जवाब चाहता हूं मैं। राहुल गांधी जी बताने से, बोलने से और उनकी बात को जवाब पीएम जी देने से मणिपुर का मसला हल नहीं होगा। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में भाषण चल रहे हैं, बातें चल रहे हैं, और हिंदुस्तान जल रहा है, हरियाणा जल रहा है। हरियाणा के अंदर जो हालात इतने बिगड़ चुके हैं वो संभाल नहीं सक रहे, मणिपुर संभाल नहीं सक रहे। सिर्फ सदनों में क्या हो रहा है, राज्यसभा और लोकसभा में बातें चल रहे हैं। नहीं, देखिए वो राज्यसभा और लोकसभा, जाहिर सी बात है, राज्यसभा और लोकसभा के माध्यम से बहुत सारी नीतियां बनती हैं, विचार रखे जाते हैं और वहीं से पूरा देश चलता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं, वो बिल्कुल अनर्थक हो और व्यर्थ की चर्चा हो रही वहां पे। के लिए और जो रूलिंग पार्टी के लिए ये इशू चाहिए, वो कहीं जलने दो, मरने दो, हमारा काम क्या है हम करेंगे, यही हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जवाब जो मणिपुर को चाहिए था वो मिला कि नहीं? 2 टूक आपसे पूछ रहा हूं। देंगे नहीं, इनके पास जवाब नहीं है, जवाब ठीक है, ठीक है सादिक पासा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मैं नवनीता तिर्की को शामिल करता हूं। इससे पूर्व देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं नवनीता तिर्की के पास आ रहा हूं। नवनीता जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया वाला गठबंधन है उसने सेल्फ गोल कर लिया? जिस तरीके से मणिपुर के मसले को फ्रेम करना चाहिए था उसमें तथ्य कम, भावनाएं ज़्यादा थी। राहुल गांधी भावनाओं में बह गए, जबकि वो वहाँ पर गए थे मणिपुर, वहाँ की जो स्थितियाँ देखी थी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको टाइम फ्रेम में रख के संसद के सामने रख सकते थे, प्रधानमंत्री को घेर सकते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर सकते थे। लेकिन वो क्या ज़्यादा भावनाओं में बह गए? और दूसरा, जो तैयारी दिखी पूरे विपक्ष में, वो तैयारी मुझे बहुत माकूल नहीं लग रही थी। ये 2 प्रश्न आपसे हैं। अनम्यूट करिए नवनीता जी। हेलो, हाँ बोलिए जी। कृपया। मेरा जो कहना है, विपक्ष जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भावनाओं में बह गए हैं, ये तो मैं बोलूंगी कि ये बिन बुनियाद बात है कि वो भावुक हो चुके थे। क्योंकि मुझे लगा कि बीजेपी जो हमारे वहां पे मंत्रीगण थे, उनके पास कोई जवाब देने वाली कोई चीज थे ही नहीं, क्योंकि उन लोग बेबुनियाद बातें बोल रहे थे। हमारे जो नेता थे वहां पे, आप अधीर रंजन चौधरी बोलिए, आपका गोगोई जी बोलिए, या फिर राहुल गांधी जी खुद जो पूछे हैं, उन लोग कोई भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से देने के वजह
उन लोगों ने दूसरे मुद्दे पे उन लोगों ने बातें की, उन लोगों ने बार बार ऐसी कुछ घटनाएं उठाई जो घटना ये मणिपुर की घटना से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि कैसे वो ये बेबुनियाद बात बोलते हैं कि भावना में राहुल गांधी बह चुके थे, और भावना तो जुड़ा रहेगा ही। जो देश से प्रेम करेंगे उनके तो भावना जुड़े रहेंगे ही। तो ये जाहिर सी बात है कि उनकी बातों पे भावना दिखाई दी थी, लेकिन ये बात गलत है कि वो तैयारी करके नहीं आए थे या फिर प्रधानमंत्री को घेर नहीं सके। अच्छा नवनीता जी एक मेरा और प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, मैं उसे बहुत प्रमुखता से आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वॉकआउट का क्या मतलब था? जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आपको सुनना चाहिए था, आखिरी तक रहना चाहिए था। क्या संदेश जाएगा कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है? मैं ये बोलूंगी कि जब इनको अपने जवाब नहीं मिल रहे थे और ये देख रहे थे कि यहाँ पे बेबुनियाद बात थी और इन लोग अपने तैयारी के साथ आ ही गए थे कि वो कोई भी जवाब नहीं देंगे मणिपुर के मुद्दे को उठा के, तब जाके हमारी जो पार्टी है वो वॉकआउट कर गए। क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे रह के कोई बात हमारी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपना जवाब मिलेगा नहीं। विपक्ष उल्टे सीधे सवाल यहाँ पे खड़े कर रहे हैं, उल्टे सीधे मुद्दे पे बात कर रही है। तो आप खुद बताइए कि वहां पे विपक्ष, हमारे जो विपक्ष के सामने खड़े होके वो सब बेबुनियाद बातें सुनने की क्या कारण थी हमारी? तो हमारे नेता जो है वहां से वॉकआउट कर गए क्योंकि उनको उनका जवाब नहीं मिला। और बीजेपी यहाँ पे तैयारी करके आई थी कि हम लोग यहाँ पे जवाब नहीं देंगे मणिपुर की घटना लेके, क्योंकि हम लोग ने सब जगह देखा है, ना ही वहां पे आपके मोदी जी 80 दिन लग गए उनको जवाब देते हुए। अमित शाह चुप है। आज स्मृति ईरानी जी जो नारा लगाने में कभी भी चुकती नहीं है, वो चुप रही। अमित शाह तो बहुत लंबा चौड़ा बोले, कल बहुत लंबा चौड़ा बोले। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के एक आदेश ने पेट्रोल का काम किया। मोदी जी ने भी आज इस बात को कहा, इशारा किया कि भाई कोर्ट के आदेश के बाद सब कुछ हुआ और बाकी आपको पता है ये कोर्ट में क्या, इतना कह के छोड़ दिया। उन्होंने एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया कि भाई ये आदेश को कटघरे में खड़ा किया। और ये भी उन्होंने इशारे में आज सदन में खुलेआम उसमें उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है कोर्ट में क्या, तो ये कोर्ट में क्या। पे हमें बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। हेलो, अभी सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, यहाँ पे पूरी जनता जो है भारत की देखी है कि यहाँ पे क्या जवाब मिला है और क्या नहीं मिला है। यहाँ पे हमारी जो मोदी सरकार है वो एक बार भी जो मुद्दे की बात है मणिपुर को लेके वहां पे कुछ भी नहीं बोला। ना ही इन लोगों ने कोई सेंट्रल फोर्स की बात की, जो कि सेंट्रल फोर्स जो है वो आसानी से ये जो हमारे हिंसा जो चल रही है, जो जल रहा है मणिपुर, इसको आराम से निभा सकते हैं। उन लोग वहां पे इसको बंद करने की कोई मतलब मुझे नहीं लगता कह रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। मणिपुर, मिजोरम में उग्रवादियों का राज, मणिपुर में उग्रवादियों का राज। उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों ने तो वायुसेना से वहां बम गिराए थे मिजोरम में। पूरा इतिहास, वो 100 सालों का इतिहास लेकर बैठे हुए थे सदन में आज वो। इसका प्रूफ क्या है? वो तो संसद में कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आज जैसे बोल दिया कि गांधी परिवार ने गांधी टाइटल को चुरा लिया है, ये तो बेबुनियाद यही नहीं कहा, उन्होंने कहा झंडा चुराया, नाम चुराया, चुनाव चिन्ह चुराया, अब इंडिया नाम चुरा लिया, ये भी कहा उन्होंने। क्या ये सब जवाब, ये सब जो सवाल है, ये सब जो बातें हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बेबुनियाद बातें थी? इसका मणिपुर के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। आज मणिपुर के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप खुद देखिए कि जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो हमारे सामने आती है, ये कितने मतलब नीच काम है। और इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, ये मिजोरम बोलिए, मणिपुर बोलिए, यही आदमी है जो इन लोग एक साथ रह रहे थे वहां पे। आज 6 लाख से ऊपर आपका एम्यूनेशन, वेपन्स जो निकले हैं वहां पे, आज पुलिस स्टेशन से जाके आदमी वहां से निकाल के लेके आए हैं। वो कहाँ यूज होने वाली है? क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देती है कि ये जो वेपन्स वहां से निकले हैं, खुले आम जो निकाले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन से, और उसको यूटिलाइज किया जाएगा? हमें तो ये संदेह है कि ये टोटल नॉर्थ ईस्ट में फैलेगी और हिंसा, टेररिज्म फिर से बढ़ेगा। यही हमें दिखाई दे रही है। ठीक बात है। आज जो हमारे रेसलर्स महिला है, 12:30 बजे इन लोग जो आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उन लोग अपने मुद्दा को संसद में उठाने वाले थे, उनको 144 धारा से रोका गया। क्यों? किस और लिए? इस देश में केवल के न्यूज एक ऐसा जिम्मेदार चैनल है जिसने इस मुद्दे को उठाया है।
किसी मीडिया ने एक लाइन नहीं दिखाया, एक लाइन नहीं बताया कि उनको रोका गया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। जी सर जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी को। मिसेस सिलेंडर वाली मैडम है ये, इन्होंने राहुल गांधी जी ने एक फ्लाइंग किस कर दिया तो बुरा लग गया, इनकी यानी कि इज्जत को धक्का पहुंच गया, औरत की अपमान किया बोलकर वो बोल रहे हैं। मणिपुर में औरतों को नंगा करके सारा शहर घुमा रहा है, उस पर इनको शर्म नहीं आएगी, इस पर इनको फिक्र नहीं है। ये क्या जवाब देंगे? सिर्फ राहुल गांधी फ्लाइंग किस के लिए इन्होंने सारा महिला। ठीक है सादिक पासा, मैं आऊंगा। आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण है या प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन है सदन में, उसमें क्या उन्होंने उन सवालों का जवाब दे दिया जो मणिपुर उनसे पूछना चाहता है, देश पूछना चाहता है, विपक्ष पूछना चाहता है? आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, बयान तो नहीं है। ये भाषण कुछ ऐसा है कि जैसे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो जवाब दिया जाता है ना, ये वो जवाब। जबकि यहाँ पर ये एकदम टू द पॉइंट थी। और बंगाल की जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा ये कि ये मणिपुर को लेते हुए अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। तो इन जाहिर सी बात है कि ये मणिपुर पर बोलना चाहिए। 1 घंटे तक ये मणिपुर पर नहीं बोले, पहली बात। और वो क्या बोले वो एक अलग चीज। अब मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं वो अपने मतदाताओं को संबोधित करते हैं, और इस बारे में मुख्य धारा का जो नोएडा वाला जो चैनल्स हैं वो उनका भरपूर साथ देते हैं, ताकि उनको अपने जो वोट को कंसोलिडेट करने में एक मदद मिले। दूसरी बात, संसद की गंभीरता इस समय लगातार कम हो रही है, गरिमा कम हो रही है। संसद के भीतर जिस तरीके से नारे लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए जाने चाहिए। जिस तरीके से, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी, यहाँ पर 200 सीट वाले हैं, 300 सीट वाले हैं, और यहाँ पर इसी सदन ने 400 सीट वालों को भी देखा है। ऐसा नहीं है, लेकिन कभी इस तरीके के नारे सदन में नहीं लगाए जाने चाहिए। सदन में जवाब तथ्यात्मक होने चाहिए। सबसे बढ़िया जैसे अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर के हुआ था, तो सबसे बेहतरीन जो अगर प्रस्तुति अगर हुई थी, मैं कहूंगा कि एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर, मैं राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेता नहीं, गोगोई साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, टू द पॉइंट बात की जी। एक चीज की उसमें टू द पॉइंट भी, एक भी चीज इधर से उधर नहीं गई थी जो एक अविश्वास प्रस्ताव का फ्रेम होता है। पहली बात, उसका जो जवाब जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया वो भी कोई मतलब नहीं था। सवाल है कि आपने क्या किया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल यह है कि अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, कितने महीने इंतजार करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज है। जब आप गुजरात में जब आप बदल सकते हैं 2 मुख्यमंत्री, अक्षमता के कारण ही तो बदले गए ना। नहीं, वो कह रहे हैं आलोक जी, वो कह रहे हैं कि वो कोऑपरेट कर रहा है मुख्यमंत्री। ऐसा कहीं होता है कि उस राज्य में हिंसा रुक न रही हो, बवाल चल रहा हो, नंगी परेड हो रही हो, लेकिन वो अमित शाह जी कह रहे थे कि वो कोऑपरेट कर रहा है इसलिए नहीं हटाएंगे। तो क्या बाकी राज्यों में जिन लोगों को हटाया गया इन आधारों पर, वो क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? ये कोऑपरेशन, एक अजीब टाइप का कोऑपरेशन चल रहा है। हमने खुद ही जवाब दे दिया उसका कि इसका मतलब कि बाकी सब लोग हुक्मदुली कर रहे थे। क्या कोई सुन नहीं रहा था इनकी बात? तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहाँ चले गए? और अगर ये दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर आपका दो इंजन है तो एक ही ट्रेन में तो लगे हैं ना, एक ही तो पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो दोनों की तो जिम्मेदारी है ना भाई। एक नहीं चलेगा तो दूसरा भी तो स्पीड कहाँ पकड़ेगा? तो उसकी भी तो जवाबदेही है। तो अगर उसकी जवाबदेही है तो फिर गृह मंत्री की जवाबदेही है। तो गृह मंत्री कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आपने जिन जिन चीजों का 2 घंटे के लंबे के भाषण में जो चीजें गिनाई, उन गिनाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अभी भी आपकी 2 दिन पहले असम राइफल्स में और ये वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसमें आमने सामने हुई एक FIR दर्ज की। ये गंभीर विषय है कि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें, और ये बात बिल्कुल सही है कि आप 1960 की बात कर रहे हैं, 1962 की बात कर रहे हैं, 1965 की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, आज की तारीख में आपको निजाम सौंपा गया है, क्या आप वहां पर अशांति को दूर कर सकते हैं? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो कोई तो जवाबदेही तय होगी, वो जवाबदेही आप लीजिए। अब उसमें इंडिया का नाम क्या है, वो IND कर लिया, वो अहंकार, और वो भाई उनका तो 26 दल का अहंकार है, आपने तो 38 दल जोड़ लिए। आपने तो ऐसे ऐसे दल जोड़ लिए कि बंगाल में चाचा भी खिलाफ लड़ता है, भतीजा भी खिलाफ लड़ता है। पासवान पार्टी की बात कर रहा हूं मैं।
पारस पासवान और वो चिराग पासवान। तो आपने तो ऐसे ऐसे दल करके संख्या जोड़ी है, तो इस तरह की इन बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बहरहाल हमेशा की तरह उन्होंने अपनी चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया, मुख्य मुद्दे पे वो नहीं बोले जो मुख्य मुद्दे पर बोलना चाहिए। एक राष्ट्रीय नेता होने के कारण, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे होने के कारण उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि हम ये ठोस कदम उठाएंगे। इन्हीं की वो पार्टी ठोस के नेता कदम और मणिपुर से आने वाले विदेश राज्य मंत्री का जब घर वहां फूंक दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने रवांडा से तुलना कर दी थी मणिपुर की, और मणिपुर के सांसदों को पूरी चर्चा में कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। बिहार का सांसद बोल गया, छत्तीसगढ़ का सांसद बोल गया, राजस्थान का सांसद बोल गया, मणिपुर का सांसद नहीं बोला इस पर। अब इसमें कि आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना देंगे, सब बना देंगे, ये सब बेकार की बात है। हम गारंटी करते हैं बेकार की बातें हैं। आप यहाँ पर बैंकों की बात करते हैं कि बैंकों बहुत पुख्ता हो गई, ये कोई पुख्ता नहीं हुई है, किसी भी तरीके से पुख्ता नहीं। आपने राइट ऑफ कितना कर दिया, आपने 14 नहीं, लाख उन्होंने आज करोड़ बैंकों की बात की, एचएल की बात की, कहा ये विपक्ष वाले लोग हैं जो जो एचएल को गरियाते थे। वो एचएल इस समय बम बम हो गया है। एलआईसी का बिल्कुल लोग एलआईसी के शेयर के में बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आप लोग नोट कर लीजिए, जो शेयर मार्केट वाले लोगों को कहा कि जिस सरकारी संस्थान की विपक्ष निंदा करे उसके शेयर खरीद कर रख लो, आप फायदे में रहोगे। प्रधानमंत्री ने शेयर भी बेच दी वहां पे। स्पेशली मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आपका मुद्दा थोड़ा भटक जाएगा। मैं केवल बैंक वाले की बात कर रहा हूँ। बैंक में आपने 14 लाख करोड़ से ज्यादा का आपने राइट ऑफ किया, फिर उसके बाद 2,40,000 करोड़ रुपए का आपने रिकैपिटलाइज किया, बैंकों में पैसा डाला। उसके बाद आप कह रहे हैं कि बैंकें प्रॉफिट में। कहाँ से प्रॉफिट में भाई? आप एनपीए आप राइट ऑफ करके उसके आप फिर आप दिखा रहे हो कि बैंक अच्छी है, तो ये नहीं है, ये परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी। तो अभी भी विलफुल डिफॉल्टर आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। पैसा ना देने वालों की संख्या और करोड़पतियों की जो हैसियत में है देने की, ना चुकाने की, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो बेबुनियाद बात है, इसमें तथ्यात्मक कुछ भी नहीं है। ये सवाल ये है कि आप अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे थे, आपने अविश्वास प्रस्ताव का मणिपुर वाले पे कोई जवाब नहीं दिया, और मेघालय से लेकर सब तमाम चीजें जो आप मिजोरम की बोलते जा रहे थे वो सब कोई मतलब नहीं था। और स्पेशली गांधी परिवार की बातों का भी कुल मिलाकर भाषण, ये भाषण है, ये बयान नहीं था मणिपुर के ऊपर, और ये निराश करने वाला है। ठीक बात। मैं एक बार नवनीता के पास फिर आऊंगा। नवनीता, प्रधानमंत्री बहुत सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, भारत उनके केंद्र बिंदु में है। जो नॉर्थ ईस्ट है, जब साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं तो एक तरीके से उनका ये संकेत था कि जब साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट उन डेवलपमेंट का केंद्र बनेगा। उसके लिए उनकी सरकार तत्पर है। वो कह रहे हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है नॉर्थ ईस्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है नॉर्थ ईस्ट, और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त विकास वो करने जा रहे हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया का जो केंद्र बिंदु ये बनने जा रहा है उसके लिए वो तैयारी करने जा रहे हैं। और वहाँ के लोग एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वहाँ सोना पैदा होने वाला, उनकी जो परोक्ष रूप से वो यही कहना चाह रहे थे। तो काम तो कर रहे हैं वो, जैसा वो कह रहे हैं। नवनीता, और सिर्फ नहीं, सारी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारतवासी को दिखाई दे रही है, क्योंकि मणिपुर में आग जल रहा है। हाँ जरूर, मणिपुर उनका दिल का टुकड़ा है, वहां पे सोना उगलेगा। बिकॉज हम सबको मालूम है कि मणिपुर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है, और अगर हम वहां से, अगर आदमियों को जो ट्राइबल है इन लोगों को अगर हम लोग वहां से नहीं हटाए तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही वहां से हम लोग बिजनेस ले आएंगे। तो ये जाहिर सी बात है। हाँ, हम लोग तो साउथ ईस्ट एशिया में जरूर डेवलपमेंट करेंगे। अगर गांव के गांव अगर खाली हो जाए, मणिपुर खाली हो जाए, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज तो सारा हमारा है। नवनीता, कुछ अलग तरीके का संकेत आप दे रही हैं, कुछ अलग तरीके की बात कह रही हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बात उठ के अभी आ रही है कि मणिपुर हम लोग जानते ही है कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पूरी हुई है, वहां पे वो खजाना है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हमें क्या ये बात सही है? ये सवाल मैं बीजेपी सरकार से करना चाहती हूँ। वहां से जो बात उठ के आ रही है कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके वहां पे बिजनेस की बातें की जा रही है, या फिर वहां से जो उन लोग बिजनेस कर पाएंगे और वो यूटिलाइज होगा किसके घर में और क्या करने वाले हैं उन लोग, ये लेके एक बड़ी सवाल सबके सामने आ रही है। और यहाँ के जो जनता है वो भी जानना चाहती है। ये तो मेरा सवाल है, क्या ये बात सही है
कि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन लोग को यूज करना चाह रहे हैं। अगर गांव खाली नहीं हुआ, अगर ये ट्राइबल अपने गांव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको, हमें सबको मालूम है कि ये जो गांव है ट्राइबल के लिए उनकी सब कुछ है। ट्राइबल लोगों को, मैं खुद एक ट्राइबल हूँ, इसीलिए इन लोगों को ना ही पैसे से प्यार है, ना ही कोई और चीज से प्यार है। इनको अगर प्यार है तो अपनी मिट्टी से प्यार है, अपने जंगल से प्यार है, अपने वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको रक्षा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है आज तक। तो यही जो है उन लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन लोग को हम नहीं हटाए तो फिर हम लोग ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ये बात कहीं से उठ के आ रही है तो मेरा सवाल ये है बीजेपी सरकार से, क्या ये सही है? इसीलिए क्या मणिपुर के मुद्दे पे इन लोग अपनी चुप्पी रखी हुई है? इसीलिए मणिपुर नहीं, नवनीता, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, नवनीता मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो काल है ये अमृत काल है और अगले 1000 साल की नींव रखने वाला ये काल है। जो ये काल खंड है वो कह रहे हैं कि भाई, अपने भाषण में उन्होंने लोकसभा में इस बात को कहा और बड़ी प्रमुखता से इसे हाईलाइट किया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि 1000 साल का जो आगे का भविष्य होने वाला है उसकी बुनियाद ये काल रख रहा है। पक्ष और विपक्ष एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है और वो घिनौनी राजनीति कर रहा है मणिपुर जैसी जगह पर। तो क्या ये मानते हैं आप लोग? मैं एक कांग्रेस की नेता होने के नाते मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक आदिवासी से, जो ट्राइबल से रिलेटेड होने के कारण, एक आदिवासी समाज से होने के कारण, एक आदिवासी परिवार से होने के कारण उसकी दृष्टिकोण से समझ पा रहा हूं कि क्या इस देश के आदिवासी क्या इस मानसिकता के साथ में अपने आप को जोड़ पा रहे हैं क्या? नवनीता, देखिए, उन्नति का मतलब ये नहीं है कि खून खराबा, उन्नति के मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको खत्म कर डालें। उन्नति का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो पेड़ पौधे हैं वो खाली कर दे। उन्नति का मतलब ये नहीं है कि हम लोग भाई भाई में, जहाँ पे इतने सालों से इन लोग अपने भाईचारा से जिंदगी जिए हैं, ना ही इस तरीके की घटनाएं हमें इससे पहले सुनाई दी है। ये करके अगर उन्नति लाना चाहते हैं तो मेरा कोई मतलब, ये उन्नति का कोई मतलब नहीं होता है। और ट्राइबल जो है, अगर आप वहां पे जाए और घर घर में अगर गांव में घूमे तो वहां पे जितने शिक्षित आदमी है वो आप अगर देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी बहुत हाई है। और वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है हमारे देश में काफी जगह दिखाई देते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि उन लोग उन्नति नहीं चाहते? उन्नति चाहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को मार के हम लोग उन्नति लाए। ठीक बात है। मैं सादिक पासा साहब के पास आऊंगा। मणिपुर कब शांति का सूरज देखेगा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संसद से आज वो संदेश दे रहे हैं, मणिपुर से प्रार्थना कर रहे हैं, मणिपुर के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि वो शांति स्थापित करें। जो बात विपक्ष कह रहा था सादिक पासा साहब, वो आज प्रधानमंत्री ने कही, संसद से उन्होंने संदेश दिया कि भाई सब लोग शांतिपूर्वक भाईचारे से रहिए और मणिपुर और देश की उन्नति के लिए आगे बढ़िए। बहुत कुछ करने वाले हैं, कहाँ इन लड़ाई झगड़ों में फंसने से कुछ होने वाला नहीं। और गृह मंत्री पहले कह चुके कि वहाँ की डेमोग्राफी नहीं चेंज होने जा रही, इसके लिए आप चिंतित मत हो। पासा साहब, अभी खुद या जो हमारे पीएम डर रहे हैं मणिपुर से, क्यों बोले तो वहां के हथियार, जो गवर्नमेंट के हथियार थे वो सब सारे चोरी हो चुके हैं। वो बेगुनाह लोगों पे फायरिंग हो रही है, बेगुनाह लोग मर रहे हैं। ये एक्शन लेने डर रहे हैं। सिर्फ जबान से कहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन में आना चाहिए। लेकिन इनको फुर्सत नहीं है कि ये हिंदुस्तान, भारत को बर्बाद करने के लिए इन्होंने सारा भारत को बेच दिया। ट्रेन से लेकर, एलआईसी से लेकर, सबसे लेकर ये जो मालदार है, अडानी, अंबानी और पतंजलि, इनका कर्जा माफ करने में लग चुके हैं और इनके पास अभी पैसा नहीं है। हिंदुस्तान चला नहीं सकते। 2024 मणिपुर पर आइए पासा साहब, इस पर और किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम। मणिपुर पर आइए। मणिपुर में शांति का सूरज कब उगेगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत जल्दी अंधेरा छटेगा, शांति का सूरज उगेगा मणिपुर में। नो, ये 2024 के इलेक्शन के लिए मुद्दा रहेगा। ये इतना जल्दी आसानी से ये थमाएंगे नहीं। चाहे तो ये 2 घंटे में ये थमा सकते हैं, लेकिन अभी जलने छोड़े हैं। ये जल रहा है
हर दिन चल रहा है, हर दिन मासूम मर रहे हैं, हर दिन गरीब मर रहा है, हर दिन गरीबों के घर जल रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। जो राहुल गांधी की बात पर इनको दर्द हुआ, वो जवाब देने के लिए। ठीक है सादिक पाशा, अब आपका वक्त, आपका समय बोलने का पूरा है। मैं अब एक अंतिम चरण में हूं और मैं एक फाइनल राउंड में नवनीता तिर्की के पास जाऊंगा। नवनीता तिर्की, आपको क्या लग रहा है, जैसे प्रधानमंत्री ने जो बार बार विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस की मांग थी, मणिपुर के लोगों की थी, भाई प्रधानमंत्री बोले इंटरवीन करें। 27 से 28 तारीख को मणिपुर की विधानसभा का भी सत्र बुलाया गया है, वहाँ का दृश्य कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज पूरे सदन की ओर से, पूरी संसद की ओर से मणिपुर से अपील की है, जिस बात की बार बार कह रहे थे राहुल गांधी की प्रधानमंत्री अपील भी क्यों नहीं करते, तो उन्होंने आज अपील करी है कि भाई आप लोग सब हथियार डालकर, हिंसा छोड़कर, नफरत भुलाकर आइए मुख्य धारा में, सब लोग एक भाईचारे के साथ में रहिए। और उन्होंने उम्मीद जताई कि ये हिंसा, लड़ाई झगड़े का अंधेरा छटेगा, शांति का सूरज उगेगा। आपको क्या लग रहा है, ये कब तक हो पाएगा? ये एक्शन में होना चाहिए। हमें तो कोई कुछ दिखाई नहीं दे रही है, आग अभी भी जल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे गोगोई साहब ने भी, आज हमारे जो नेता है उन्होंने कहा है कि वहां से 6 लाख से ऊपर के एम्यूनेशंस, वेपन्स, आपके AK-47, ग्रेनाइड्स, ये सब किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाती है? जंग के लिए। अगर जंग के लिए ये सब इस्तेमाल की जा रही है तो फिर ये पुलिस स्टेशन से खुले आम वहां के टेररिस्ट जो यहाँ पे फैला रहे हैं टेररिज्म, उन लोग कैसे निकाल रहे हैं? क्या यही एक्शन दिखाई दे रही है कि गांव पे गांव जल रहे हैं, ना ही महिला को छोड़ा जा रहा है, ना बच्चों को छोड़ा जा रहा है, किसी को इन लोग नहीं छोड़ रहे? ये इनका एक्शन है? कैसे अपील है ये? कैसे अपील है? और इतने दिन क्यों लगे उनको अपील करने में? एक्शन जो है वो बतलाएंगे कि वो क्या कर रही है। यहाँ पे फोर्सेस चाहिए, जो फोर्सेस के लिए ये जंग बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बोलेंगे कि वो कहाँ है, किस तरीके की अपील है ये? हमें तो कहीं पे कोई एक्शन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनका बस आज एक ही मुद्दा था, कैसे राहुल गांधी को टारगेट किया जाए। क्या वो डर रहे हैं राहुल गांधी से? हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस की सरकार से डर रहे हैं। और रही बात मणिपुर की, तो उनके एक्शन में कहीं भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहे कि वो मणिपुर पे शांति लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरा यही कहना है कि अगर उनको मणिपुर में शांति ही चाहिए तो वो एक्शंस में आने चाहिए, उनके कार्य में आना चाहिए। वो दिखाए हमारे देश को कि हाँ, मैंने मणिपुर में ये सब किया है, कि ताकि यहाँ पे जो हिंसा फैल रही है वो हिंसा बंद हो। ठीक है नवनीता जी, थैंक यू। आलोक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। संक्षिप्त में क्या हल है, शांति का सूरज कब उगेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। और क्या मणिपुर को वो भरोसा, वो सांत्वना प्रधानमंत्री की बातों से मिल गई? गृह मंत्री ने क्या वो भरोसा दिला पाया क्या? ये अंतिम प्रश्न है और यही फाइनल कमेंट भी है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट में या मणिपुर के लोगों को ये भरोसा दिला पाए, क्योंकि इनकी जो कथनी है, जैसे आपकी पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि इनका एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, केवल बयान दिखाई दे रहा है। और केवल बयानों से बात नहीं बनती। आज जरूरत थी कि अपने पार्टी से ऊपर हटकर, दलगत राजनीति से ऊपर हटकर अपनी सरकार को बचाने की बजाय उनको लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए और विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। और वो जब तक नहीं होंगे जब तक कि आप मुख्यमंत्री को बदलेंगे। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता तिर्की आपका, सादिक पाशा साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सदन ने, संसद ने मणिपुर के लोगों से अपील की है, प्रधानमंत्री ने अपील की है, गृह मंत्री ने अपील की है, सारे नेताओं ने अपील की है कि वो शांति बहाली में काम करें, शांति बहाल करें। अंधेरा छटेगा, नया सूरज उगेगा, तरक्की का सूरज उगेगा, शांति का सूरज उगेगा, यही हम सबको भी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।